नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। दोस्तों बात करते हैं किसकी? पद की। आपने वर्ण से क्या बनाया दोस्तों? शब्द बनाया। और शब्द से क्या बनाया दोस्तों? अब आप बोल रहे हैं कि वो शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। क्या आता है दोस्तों? आपकी अगर भाषा में समझा जाए तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि वर्ण के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है और खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वाक्य के उन सभी अंश की बात करना होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आते हैं, उस समय आपको लगता है कि शायद क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ऐसा होता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो या किसी ने पहले भी पढ़ रखा है तो उसे ध्यान से समझे कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम उसे देखना सीखे कि कौन शब्द है और कौन पद है। अगर मैं पद की बात करूं तो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था कि जब कोई शब्द, क्या बोला दोस्तों? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है और उस वाक्य को एक अर्थ प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्तों? अर्थ प्रदान करता है, तब वह शब्द किसका रूप धारण कर लेता है? पद का रूप धारण कर लेता है। मतलब जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही है वो जब उसमें बंध जाता है तो उस शब्द का अस्तित्व होकर किसका रूप ले लेता है? पद का। तो देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे उसको कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है या वाक्य में प्रयुक्त होता है एवं वाक्य को वह अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है, अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है, तब वही शब्द पद का रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है जी? पद का रूप धारण कर लेता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एग्जाम्पल वापस से लिखते हैं। क्या मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अब मैं आपसे जब इतना सिखा दिया है कि जब कोई शब्द, समझ में आ रहा है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, देखिए मैं हाथ रखकर बता रहा हूं आपको ताकि आपकी पूरी लाइन क्लियर हो कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है एवं वाक्य को वह अर्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि जब ये सब साथ में आ जाते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या एक मुकेश भाई है जो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और कैसा क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ? अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब क्या कर रहा है? वो अर्थ प्रदान कर रहा है और सहायक हो रहा है। तब वही शब्द किसका रूप धारण कर लेते हैं? पद का। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पद की संख्या कितनी हुई, तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप कह सकते हो कि साहब यहाँ शब्द की संख्या कितनी होगी? 0। और सब पदों की संख्या 1 2 3 4 5, मतलब कितनी होगी? 5। समझ में आया दोस्तों? अब बारी आती है कि अगर मैं ये बोलूं, अगर मैंने ऐसे ही कर दिया तो अब ये लग रहा है कि वाक्य तो नहीं है। अभी वाक्य कैसा हो गया? आधा अधूरा वाक्य हो गया। तो फिर इसे क्या कहेंगे आप दोस्तों? मतलब इसे क्या कहेंगे? क्या ये वाक्य है? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट, आगे हो सकता है उसका मन हो अच्छे नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, दोनों अर्थ निकल सकते हैं। अच्छा भी खेलते होंगे या तो नहीं भी खेलते होंगे। तो अभी तो यहाँ तो कंफ्यूजन है। इसका मतलब ऐसा अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? जबकि है तो क्या? 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या 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 कहलाते हैं? उस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अगला जो डिस्कशन है वो है पदबंध पर। किस पर है दोस्तों? पदबंध। अभी भी वाक्य बना नहीं है, अभी भी वाक्य बना नहीं है दोस्तों। वाक्य अभी इसके बाद आने वाला है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि किसी भी पेपर के अंदर पूछ लिया जाए कि वर्ण से लेकर वाक्य तक क्रम कौन सा सही होगा, उस समय ऑप्शन में पदबंध भी आ जाएगा, बीच में उपवाक्य भी आ जाएगा,
पद भी आ जाएगा। तो पर लेकिन आपको इतना पता है कि वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आता है, तो उस समय आप ऐसे जो प्रश्न का उत्तर होगा उससे डेफिनेटली आप गलत कर दोगे दोस्तों। उसके लिए इन चीज़ों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। व्याकरण का फिर बता रहा हूँ आपको बार बार कि व्याकरण का हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी वो आधार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा समझने में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए पदबंध की बात करते हैं। देखिए मैं इसके लिए कुछ लिख रहा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, देखिए लाइन को देखिए, इसको देखिए, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मतलब आपस में परस्पर संबंध होकर वाक्य को अर्थ प्रदान करते हैं, लेकिन संपूर्ण वाक्य का भाव नहीं बताते, क्या कहलाते जी? पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पदबंध कहलाता है। समझे कैसे? अभी कुछ देर पहले लिखा था कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर संबंध होकर, दो या दो से अधिक पद परस्पर संबंध हुए, वाक्य को अर्थ तो प्रदान कर रहे हैं। हाँ मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट, इतना तो समझ में आ रहा कि मुकेश भाई है कोई वो अच्छा क्रिकेट, अब आगे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं अभी इसका मतलब है, लेकिन संपूर्ण वाक्य का भाव नहीं बताते, वो क्या कहलाते हैं जी? पदबंध कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो ये तो पूरा वाक्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों? पूरा वाक्य हुआ। तो फिर अगर मैं बात करूं, देखें मैंने बात किया कि यहां पर अगर मैं यहां से खेलते लगा दिया, केवल खेलते में है हटा दिया, क्या लिखा? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं या नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य भी कंप्लीट है क्या? ये वाक्य पूरा है क्या? नहीं है। अगर मैंने यहां से फिर खेलते हटा दिया, अभी भी देखिए मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट, वाक्य पूरा है क्या? नहीं है। मैंने फिर क्रिकेट हटा दिया, लिखा मुकेश भाई अच्छा, अभी वाक्य कैसा है? अधूरा है। तो दोस्तों अगर ऐसे कोई भी वाक्य हो जो अधूरे हो, और उसके लिए इसके पहले एसआई में एक क्वेश्चन आ चुका है, और उसके लिए क्या क्वेश्चन बना था कि अर्धपूर्ण वाक्य को, क्या लिखा दोस्तों? अर्धपूर्ण वाक्य को अर्धपूर्ण वाक्य मतलब आधा वाक्य को क्या कहा जाता है? तो यही आपके सामने लिखा है दोस्तों, अलग भाषा में लिखा गया है। आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं संक्षिप्त रूप में कि अर्धपूर्ण वाक्य को ही क्या कहा जाता है? अर्धपूर्ण वाक्य को ही पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धपूर्ण वाक्य को ही पदबंध कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या लिखा? अर्धपूर्ण वाक्य मतलब आधा अधूरे वाक्य को, कोई भी वाक्य हो, बस ये देखिए ना, अब ये क्या है? पद है। अभी क्या है? ये पद है, पर अब मैंने हटा दिया, अब ये क्या बचा? केवल मुकेश। और अगर अकेला मुकेश लिखा हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? शब्द बन जाएगा। लेकिन अगर लिख दिया मुकेश भाई, क्या बना? अरे भाई क्या बना? तो ये पहले शब्द था, अब क्या दो साथ में आ गया, तो क्या किसका रूप धारण कर लिया इन्होंने? पद का। अभी पद बोल सकते हो जब दो आपस में मिल गए, शब्द एक साथ आए। अच्छा मुकेश भाई अच्छा, अभी क्या बन गया ये? अब तो क्या हो गया? दो या दो से अधिक, अब तो इसने पदबंध का रूप धारण कर लिया। अच्छा क्रिकेट, अभी भी क्या है दोस्तों? पदबंध ही है। खेलते, अभी भी क्या है? पदबंध है। और है, इसका मतलब अब ये पूरा कंप्लीट वाक्य हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपने वर्ण सीखा, शब्द सीखा, देन पद सीखा और पदबंध सीखा। अब बारी आती है कि अगला टॉपिक जो होगा इसमें डिस्कशन के लिए वो है वाक्य। कौन सा बात करेंगे जी? किसके बारे में बात करेंगे? वाक्य। देखिए देखिए दोस्तों, अगर हम वाक्य के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? वाक्य।
तो उसके बारे में भी डेफिनेशन अलग अलग बुकों में या अलग अलग सोर्स ऑफ आपके जो भी सोर्स हो सकते हैं आपको ऐसे कहीं देखने को भी मिलता है। तो एक बात का ध्यान रखिए आप कि कोई भी यूट्यूबर्स हो या कोई भी शिक्षा संस्थान में अपनी सेवा देने वाले कोई शिक्षक हो, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता दोस्तों। आप ऐसे उनका आकलन मत करिएगा। क्यों? क्योंकि किसी पर अंगुली उठाना आसान है, जब अंगुली चलाते हैं तब समझ में आता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपको केवल अपना विकास करना है, कोई बुरा और कोई अच्छा उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई इंसान बहुत बुरा लगता है, क्या वजह हो सकती है दोस्तों? क्योंकि जो इंसान हमें अच्छा लगता है हम केवल उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं। कोई इंसान बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसकी बुराइयाँ देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझें कि आपका देखने का नजरिया ही चीज़ को अच्छी और बुरी बनाता है। इसलिए ध्यान रखें, हमें इन चीज़ों को दूर रहकर ये समझना है कि अपना विकास कैसे हो सकता है, हम चीज़ों को कैसे अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जितना सीखने को मिल रहा है उसे सीखने की पूरी कोशिश करें। देखिए, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है वाक्य के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले जी? वाक्य के ऊपर। ज्यादातर जगह पर आपको सोर्स से जो भी आपका हो वहां से क्या मिला होगा? देखिए इस चीज को कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को कई बार ज्यादातर लोग सार्थक को छोड़ देते हैं, इसलिए उसको सीधा लिख देता हूं जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ऐसे बुकों में भी, ज्यादातर बुकों में आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर ये बात सही है तो हम उसको देख लेते हैं। वैसे तो एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, क्या कि साहब जो आप शब्द की बात कर रहे हैं एक्चुअल में बच्चे उसको शब्द ही समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुक वाले हो या जो भी हो वो क्या लिखना भूल गए क्वेश्चन में? पद। कि एक्चुअल में जो आप शब्द का यूज कर रहे हैं तो वो भी शब्द और वही पद, लेकिन जब वो शब्द स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं तब कहलाएंगे शब्द, और वही शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद। तो पहली मिस्टेक तो आपको समझ में आ गई आपके समझने के हिसाब से कि शब्द के साथ यहाँ ब्रैकेट में उसको पद लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम उनकी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, एग्जाम्पल देखिए। बड़े तालाब में भोपाल स्थित है। साफ देखिए, वाक्य तो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक शब्द। उनकी डेफिनेशन, उस शब्द को आप क्या मान के चलिए? पद में। मान लीजिए उसने अंडरस्टैंडिंग रखा होगा तो आप उसे पद या शब्द जो भी मान के चलिए। देखें कि बड़े तालाब मतलब दो या दो से अधिक शब्द के समूह को वाक्य कहा जाता है। अगर दोस्तों ये सही है तो फिर ये गलत कैसे हुआ? अगर वो डेफिनेशन सही है, परिभाषा सही है, तो फिर तो गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, आप ये तो समझ गए कि सर गलत है, क्योंकि इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि भोपाल जो बसा हुआ है वो कोई एक बड़ा तालाब होगा, उसके अंदर बसा है। क्या ये सही बात है? क्या नहीं, बल्कि क्या है, जो भोपाल एक शहर है उसके अंदर बड़ा तालाब है। इसका मतलब सर ये जो डेफिनेशन या परिभाषा आपने आज तक सीखी है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं? कैसे? देखिए यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं उसके लिए? दो या दो से अधिक कैसे होना चाहिए? सार्थक। क्या जी? सार्थक पदों के। ये पद को वो शब्द भी कह दे तो आप समझ लीजिए कि उसका कहने का मतलब क्या होगा? पद होगा, ना कि शब्द होगा। तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक सार्थक पद। हम इसको लेकर क्यों चलेंगे? क्योंकि सीखने की चीज यही है और इसे हाइड किया गया है, लेकिन इस पर आपको फोकस रखना है। क्या कि दो या दो से अधिक सार्थक पदों के सार्थक मेल को, किसको दोस्तों? सार्थक मेल को
क्या कहा जाता है? और वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वाक्य कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपके सामने लिखा है, तो देखिए इसके बेसिस पर हम दो एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। देखिए पहला, जो भी आपने कुछ देर पहले लिखा था, बड़े तालाब में भोपाल स्थित है। अगर ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बाल में सर है। गौर करिए, अगर ये दोनों की दोनों, एक कंडीशन क्या है हमारी, कोई वाक्य कब वाक्य होगा, उसके लिए पहली तो कंडीशन ये है हमारे पास कि वो पद कैसे हो, सार्थक हो, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि उनका मेल कैसा हो, सार्थक मेल हो, तभी उसे क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। दोस्तों क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। तो देखिए, बड़े तालाब में भोपाल स्थित है। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है कि कोई बड़ा तालाब होगा और भोपाल उसके अंदर स्थित है। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अगर हम बात करें बाल में सर है, कुछ लोग को अभी लग रहा है सही लिखा हुआ है, एक बार सोच कर देखिए, बाल में सर है, ये बाल है, उसके अंदर जाकर सर है, ऐसा है क्या? नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये हमारा वाक्य हो ही नहीं सकता। अब ये वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहली कंडीशन सार्थक पद, सभी पद कैसे है? सार्थक है। यहां भी सभी पद कैसे है? सार्थक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या लिखा है? मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। 100% सत्य है कि यहां पर मेल सार्थक नहीं हुआ है, इसलिए वाक्य नहीं बल्कि अशुद्ध वाक्य हो गया। यहां पर भी पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन जब दूसरी कंडीशन की बात आती है तो ये गलत है। और ये कैसे पता चला? जब आपने इन चीजों का आकलन लगा कि यार ये क्या बोल रहा है, या बाल में सर है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तब आपको समझ में आया कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि भोपाल में बड़ा तालाब स्थित है। और यहां एग्जाम्पल 2 को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? सर में बाल है। दो सेंटेंस ऊपर लिखे हैं, दो वाक्य आपके सामने नीचे लिखे हैं, और आपको यह तय करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों, तो जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा वो कौन सा वाक्य लाएगा? शुद्ध वाक्य। और जो ऊपर लिखी गई दोनों कंडीशन में से किसी एक को फॉलो करेगा तो वो अशुद्ध वाक्य लाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन चारों वाक्य को अगर देखोगे 1, 2, 3 और 4, तो चारों वाक्य में पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन अगर बात करें दूसरी कंडीशन की बात करें, तो ये केवल और केवल तीसरे और चौथे, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में और इस वाक्य में यूज हो रहा है या प्रयोग में लाई जा रही है, इसलिए वाक्य कहलाए। तो ये दोनों के दोनों जो वाक्य कहलाए वो कौन से वाक्य कहलाए? शुद्ध वाक्य। और ये जो वाक्य दोनों के दोनों हैं, ये कौन से वाक्य कहलाएंगे दोस्तों? अशुद्ध वाक्य। क्या ये बात समझ में आ रही? शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य क्या है? चलिए बात करते अगला एक बात की। प्रश्न उठता है कि सर, क्या पदबंध के बाद उससे बड़ी इकाई क्या वाक्य होती है? जी नहीं। अगर आप इनके अलावा बात करें तो अभी भी एक टर्म ऐसी है यहाँ पर जिसे कहा जाता है उपबंध, या इसे कहा जाता है उपवाक्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपवाक्य। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन उठता है कि ये क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए, उपवाक्य वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य के क्या होते हैं? एक अंश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य के एक अंश होते हैं, जिसमें दो क्रिया आती है। अभी क्रिया आपने पढ़ा नहीं तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा, मैं अभी ऊपरी तौर पर आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे अपन शब्द के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम वाक्य का एक अलग टॉपिक है, उस पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उपवाक्य का नए टॉपिक है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी हम क्या जानना चाह रहे हैं, उनकी प्रस्तावना कि ये वो है क्या, ये हमें पता चल जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं। यदि, ये एग्जांपल देखिए, इससे समझिए उपवाक्य कैसे समझते हैं। यदि हमारी टीम अच्छा खेलती है तो
हम मैच जीत जाएंगे। पूरा का पूरा ओवरऑल एक सेंटेंस है, एक वाक्य है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यदि हमारी टीम अच्छा खेलती है तो हम मैच जीत जाएंगे, है तो एक वाक्य। तो सही में वाक्य में कहीं कहीं पर वाक्य में ऐसा नहीं, कहीं कहीं पर वाक्य में वाक्य अवेलेबल नहीं है। लगभग ये केवल मिश्रित वाक्य जो आते हैं उन्हीं में अवेलेबल होते हैं। बाकी वाक्य में केवल आपको मिलेगा वर्ड, शब्द, पद, पदबंध और वाक्य। देखिए, यदि हमारी टीम अच्छा खेलती है, ये देखिए हमारी टीम अच्छा खेलती है, ये अपने आप में एक वाक्य पूर्ण है। बोलो हाँ या ना। इसको छोड़ दीजिए तो ये क्या बोल रहा है, हम मैच जीत जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। किसी को एक सेंटेंस पूरा होने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास सरल वाक्य भी है तो उसको कम से कम एक क्रिया होना चाहिए, मतलब एक उद्देश्य, एक विधेय। अभी आप आगे सीखेंगे, कम से कम एक क्रिया होनी चाहिए। ये क्रिया दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक भाग वाक्य में ये है और एक वाक्य भाग में ये है। मतलब उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है, उपवाक्य वाक्य का वह भाग होता है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, लेकिन संपूर्ण वाक्य नहीं होता। संपूर्ण वाक्य नहीं होने का मतलब क्या है कि हमारी टीम अच्छा खेलती है, क्योंकि डिपेंडेंट होगा। हम मैच जीत जाएंगे, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, हमारी टीम अच्छा खेलती है। बस इससे ये जान लीजिए दोस्तों कि ये एक उपवाक्य कहलाया और दूसरा उपवाक्य ये कहलाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें वो कौन सा उपवाक्य है जिससे आप प्रधान बोलोगे कि आपका मैच जीत जाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, अच्छा खेलेंगे। मतलब प्रधान उपवाक्य क्या है, मैच जीतेंगे, लेकिन किस पर डिपेंड करता है, अच्छा खेलने पर। तो समझ में आया। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कि उपवाक्य वाक्य का एक भाग होता है जो अर्थ प्रदान करता है, लेकिन संपूर्ण वाक्य नहीं होता। लेकिन संपूर्ण वाक्य को परिभाषित नहीं करता। क्या कहलाता है जी, उपवाक्य कहलाता है। जो लिखे हुए शब्द अपने हैं तो इसका कोई गलत अर्थ ना निकालें, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं क्या इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि डेफिनेशन कम रटवाना होता है, वो सिर्फ लिख दिया आपको समझ में आया, लेकिन आपको एक्चुअल मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि एक वाक्य पूर्ण तो है, एक वाक्य इधर पूर्ण हुआ, बोलो हाँ ना। एक मैं यहां पर लिख देता हूं, एक पूर्ण वाक्य यहां था, यहां कुछ लिखा हुआ था, यहां पे कुछ लिखा हुआ था, एक पूर्ण वाक्य यहां था। मतलब उपवाक्य वाक्य का एक भाग होता है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, जो अर्थ प्रदान करता है अपने आप में कि हाँ मैं पूर्ण वाक्य हूं। लेकिन संपूर्ण वाक्य, मैं इस पूरे वाक्य की बात कर रहा हूं कि लेकिन संपूर्ण वाक्य को परिभाषित नहीं करता है, क्या कहलाता है जी, वाक्य कहलाता है। यहाँ पे गलत ना समझ लो कि वाक्य तो हो रहा है, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो संपूर्ण वाक्य को परिभाषित नहीं कर रहा है। बात समझ में आई दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिए। मैंने इसको कहा कि पूर्ण वाक्य है, ये भी पूर्ण वाक्य है, लेकिन जब ओवरऑल वाक्य की बात की जाए तो इस वाक्य को, संपूर्ण वाक्य को अर्थ प्रदान करना है तो एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का आना, एक उपवाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य का आना जरूरी होगा, तभी आप उपवाक्य को निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आया उपवाक्य क्या होते हैं। चलिए अब बात आती है दोस्तों अगला, अगर हम बात करें कि फिर आप कैसे बता पाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि निम्न का सही क्रम क्या होगा, निम्न सही क्रम क्या होगा, अभी हम वर्णमाला और अक्षर दो चीजों पर अभी और बात करने वाले हैं, पर जब अभी जो चीज को सीखा है उनकी बात कर ले कि उसमें क्या है, तो वर्ड, शब्द, उपवाक्य, पदबंध, वाक्य, यह ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया, अ।
ऐसे आपका ऑप्शन ब, ऐसे ऑप्शन स और ऐसे ऑप्शन द होगा, उसमें आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे देखिए यहां पर देखिए अगला वर्ण के बाद आपका आ गया पद, शब्द, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और इधर लिख दिया उपवाक्य। देखते जाइएगा, वर्ण के बाद आ गया सीधा आपका शब्द, शब्द के बाद आ गया आपका पद, पद के बाद आ गया आपका पदबंध, फिर आपका आ गया उपवाक्य, फिर आपका आ गया वाक्य। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तब ऐसे आएंगे तो ये वही बच्चा इसका जवाब दे पाएगा या वही आप प्रश्न आप लगा पाएगा एग्जाम के अंदर जिसको ये पता हो कि कौन किसके बाद में आएगा। और ये कब पता चलेगा? जब उसे वर्णमाला का आधार मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उसे पता होगा। तो अभी आप सीख चुके हैं, तो बताएं इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? क्या पहला होगा? जी नहीं। क्या दूसरा होगा? जी नहीं। क्या होगा? तीसरा होगा? तो नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था? वर्ण। वर्ण के बाद क्या बना था? शब्द। जब वही शब्द किसी वाक्य में चला गया तो क्या बन गया था? पद। जब पूरे पद बना लिए थे और एक आपने ध्यान रखा होगा कि मुकेश अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वैसे खेलते हैं को हटा दिया तो क्या बन गया था? पदबंध। उपवाक्य ये तो समझ में आ गया कि यहां तक तो हमें क्लियर है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो इतना जान लीजिए कि वाक्य बड़ा है और उसी का एक भाग उपवाक्य है। तो बताइए वाक्य पहले आएगा कि उपवाक्य? अगर कोई अंश है तो उसको पहले लिख दीजिए और फिर ओवरऑल जो है वो वाक्य बाद में होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब कोई क्वेश्चन होगा कि दोस्तों इन पूरे ऑप्शन में आपको उपवाक्य दिया ही ना गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने इसका समझाने का मतलब क्या है कि हो सकता है सब ऑप्शन में उपवाक्य हो ही ना, तब भी आपका क्रम क्या होगा? वर्ण, शब्द, पद, पदबंध और वाक्य। मेरी बात समझिए कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया जा सकता है। हम हर टाइम हर समय में जैसे भी प्रश्न है उसके लिए तैयार होना चाहिए। मान लीजिए आपको पदबंध भी ना दिया तो फिर सभी जगह पदबंध ना दिया हो, तब भी आप अगर देखोगे तो वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और वाक्य लिखा है, इसका मतलब गलत है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। समझ में आया कि प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आपको आपका जो फाइनल आंसर था वो क्या था? वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। अब उसमें से अगर उपवाक्य नहीं आएगा तो सभी ऑप्शन में नहीं आएगा, पदबंध नहीं आएगा तो सभी में ऑप्शन में नहीं आएगा। तो बात समझ में आई कौन सा आंसर सही होगा? ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या है। यही टॉपिक हमें पढ़ना था, लेकिन सब पढ़ने के बाद हम इस पर बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मल सा है कि सार्थक वर्ण कैसे वर्ण है जी? सार्थक वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध रूप को ना बोल के उसको क्या बोलेंगे? सार्थक वर्णों के सुव्यवस्थित रूप कैसा होगा जी? सार्थक वर्णों के या सार्थक वर्णों का सुव्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। सार्थक वर्णों का सुव्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सार्थक वर्ण मतलब ये देखिए, मैं आपको अगर स्वर की लाइन लिख रहा हूं यहां पर और आ, अगर मैं क से लेकर ज्ञ तक लिखता हूं व्यंजन, इसका मतलब क्या होंगे? सार्थक वर्ण जो पूरे पूरे आपको दिख रहे होंगे। सुव्यवस्थित रूप का मतलब क्या होता है कि अ के बाद आ रहा है, आ के बाद ई आएगा, ऐसे क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, घ के बाद घ आएगा, ना कि घ के बाद प आएगा। इसका मतलब क्या है कि रूप कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित। तो वो पूरी की पूरी क्या कहलाती है दोस्तों? वर्णमाला कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। तो ये बात क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट वर्णमाला क्या है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट बताने के बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है? अक्षर। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि वर्ण भी वही है, शब्द भी वही है और अक्षर भी वही है। तो ध्यान रखिए यहां पर अंतर क्या पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? देखिए
ये ध्वनि का एक भाग होता है। जब हम कोई ध्वनि को उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब हम किसी ध्वनि को उच्चारण करते हैं और एक ही लय ताल में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्वराघात या बलाघात के, आप बोल सकते हैं कि वो जो लय है या वो ताल है वो क्या कहलाती है जी, अक्षर बनता है। क्या बनता है जी, अक्षर है। कि जहां पर मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने में आसानी जाएगी। देखिए कि ध्वनि का वह स्वरूप, ध्वनि का वह स्वरूप जो एक लय ताल के साथ, एक लय ताल के साथ उच्चारित होता है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, जिसमें कोई भी रुकावट अभी आपको आगे सिखाऊंगा कि स्वराघात क्या है और बलाघात क्या है। कोई भी रुकावट नहीं होती है, वह क्या बनता है दोस्तों, वह अक्षर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। इसका मतलब मैंने बोला, आपको सुनिएगा यहां पर, मैंने कहा क, हाँ या ना, मैंने कहा आग, मैंने कहा रूप। तो देखिए इनमें कौन अक्षर है कौन अक्षर नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि ध्वनि का वह स्वरूप अगर मैंने लिख भी दिया है तो जो एक लय ताल के साथ उच्चारित हो, क कहीं रुकावट हुई क्या, नहीं। आग कहीं रुकावट हुई क्या, ना। रूप कहीं रुकावट हुई क्या, नहीं। तो ये पूरे के पूरे अक्षर भी होंगे। क्या होंगे जी, अक्षर भी होंगे। लेकिन वही मैंने बोल दिया विवाह उत्तर, विवाह उत्तर, आप विवाह पे रुके, उसके बाद उत्तर बोला आपने। इसका मतलब है कि यहां पर आप क्या होगा, मैंने बोला ये नीलकंठ, नीलकंठ बोल के देखिए आप, नीलकंठ, नीलकंठ। इसका मतलब यहां पर एक रुकावट आ रही है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये अक्षर हुए क्या, नहीं हुए। तो यहां से क्या समझ में आता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए अगर वर्ण की बात करूं तो क से लेकर ज्ञ तक या अ से लेकर आह तक, इनकी बात करता हूं कि सभी वर्ण क्योंकि आप तक उच्चारण कर रहे हो तो कोई रुकावट होती है क्या, नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सभी वर्ण, क्या बोला, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अक्षर के लिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभी वर्ण क्या होते हैं जी, अक्षर होते हैं। लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। इसको समझे कैसे, यहां पर पूरे वर्ण लिखे थे और आपने जब उनको उच्चारण किया तो कोई भी उसमें स्वराघात या बलाघात नहीं हुआ है। इसका मतलब ये आपके क्या कहलाए थे, वर्ण अक्षर भी कहलाए थे। यहां पर ये आग एक शब्द है, क्या है, शब्द है। और ये भी देखो कि कोई शब्द हो या वर्ण हो, अगर उसको उच्चारण करने पर कोई रुकावट नहीं हो रही है तो वो शब्द भी क्या कहला रहा है, अक्षर। मतलब ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी एक शब्द है, ये भी अक्षर। तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि वर्ण पूरे के पूरे अक्षर हो जाएंगे, लेकिन ये भी अक्षर में शब्द आ रहा है, अक्षर में शब्द भी, ये भी शब्द आ रहा है। तो क्या पूरे के पूरे अक्षर जो आपके सामने बोर्ड पर ये लिखे गए हैं, क्या ये कभी वर्ण हो सकते हैं, नहीं। क्योंकि आग में तो 2 वर्ण है, मतलब देखा जाए तो 4 वर्ण है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर 2 वर्ण है, मतलब देखा जाए तो 4 वर्ण में हो जाएगी। इसका मतलब ध्यान रखें कि सभी वर्ण, ये जो बात कर रहे हैं, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अक्षर की बात समझ में आई कि कोई भी ध्वनि आप उच्चारित कर रहे हो या लिख रहे हो, अगर उसमें कोई भी रुकावट नहीं हो रही है और एक ताल के साथ आप उसको बोल पा रहे हैं तो वही ध्वनि किसका रूप ले लेती है, अक्षर का रूप ले लेती है। देखिए अब देखिए, अब आपने लगभग पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। हम वापस से लिखते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला उदाहरण था, देखिए जितनी चीजें आपने सीखी है उन्हीं की बात कर रहे हैं कि मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट
खेलते हैं। क्या बोला जी? मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और आप जब आप सीख चुके हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं तो आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या इसी प्रश्न के अंदर लगभग सभी आपको पूरे वाक्य के अंश मिल जाएंगे। इसका मतलब देखिए, मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैं सबसे पहला वापस से आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि यहाँ पर शब्दों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। अब आपका जवाब आ रहा होगा शून्य। क्या आ रहा दोस्तों? शून्य। केवल आंसर देना ही सब कुछ नहीं है। ये आंसर शून्य आया क्यों है? तो उसकी वजह क्या थी कि साहब हमें पता है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो अपना अस्तित्व खो देता है और वो किसका रूप धारण कर लेता है? पद का। तो साहब आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, शब्द यहाँ पर वो शून्य होंगे। उसकी और दूसरी कंडीशन क्या है कि शब्द तो सदैव स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं जी? स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। इसका मतलब तो तय हुआ ना सर कि आप चाहे एक कंडीशन की बात करें चाहे दूसरी कंडीशन की बात करें, हम बता सकते हैं कि यहाँ शब्दों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिर पद की संख्या कितनी होगी, तो आपने कहा 1 2 3 4 5। पदों की संख्या कितनी हुई आपकी? 5। आप पदबंध इनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। इसका मतलब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए ये आपके सामने जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है? वाक्य है। अब आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते एक वाक्य, और आप बोलोगे वाक्य क्यों है? तो आपको सिखाया था कि वाक्य के लिए कितनी कंडीशन का होना जरूरी है? 2। कि क्या? 2 या 2 से अधिक सार्थक पद भी हो। तो आपके सामने सब सार्थक पद भी लिखे गए। और दूसरी कंडीशन थी कि सार्थक मेल हो। और सार्थक मेल भी हो रहा, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं इसे पढ़ रहे हो तो आपको एक भाव भी स्पष्ट समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो वर्ड जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं उनका जो मेल है वो भी कैसा है? सार्थक है। तो ये क्या हुआ? वाक्य। अगर मैं आपसे पूछूं अब क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या आएगा? याद करिए, आपका जवाब क्या आएगा? ये भी पद हो गए। तो पदों का बंध एक पदबंध होता था। और दूसरे शब्दों में आपको याद होगा कि जो आधा वाक्य है मतलब अर्धपूर्ण वाक्य क्या कहलाता है जी? पदबंध। तो अब ये क्या कहलाएगा? पदबंध। क्या ये वाक्य होगा? नहीं, ये वाक्य नहीं होगा। फिर मैं वापस बात करता हूं आपसे। अगर मैंने यहां से खेलना हटा दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट, अभी कैसा वाक्य है? अधूरा वाक्य है। आधा अधूरा वाक्य क्या कहलाता है? पद। अभी भी क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। अगर मैं यहां से क्रिकेट को अलग कर देता हूं तब भी मैं आपसे पूछता हूं मुकेश भाई अच्छा, आप बोलोगे साहब अभी भी वाक्य कैसा है? अधूरा है। और अधूरे वाक्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंध। अभी मैंने ये हटा दिया। अब 2 शब्द हैं जो एक साथ आकर जुड़े हैं। जब वो 2 शब्द अगर अकेला होता मुकेश तो शब्द हो जाता, लेकिन अभी 2 जुड़े हैं। इसका मतलब अब ये पदबंध होगा क्या? नहीं होगा। ये 2 शब्द परस्पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या होगा जी? पद होगा। और ये भी क्या होगा? पद होगा। मतलब अब अगर हम बात करें यहां से भाई को हटा दिया जाए, अब क्या होगा दोस्तों? तो मुकेश क्या है दोस्तों? शब्द है। क्या है दोस्तों? शब्द है। आपको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? सबसे पहले आपको एक ही सेंटेंस के अंदर जितने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं वर्ण से लेकर वाक्य तक, वो सब आपको दिखा रहा हूं कि एक ही सेंटेंस में सब कुछ छिपा होता है। बस शर्त थी कि उसे सीखे, समझे। उसके बाद हमने आखिरी में इसी एग्जांपल को लेकर आपको समझा रहा हूं कि देखिए आपने वाक्य भी देखा, वाक्य में से कुछ शब्द को हटाया तो आपने पदबंध भी बनते देखा, लगातार पदबंध बनते रहा, और आखिर में 2 जब शब्द बचे तो क्या कहलाया? पद। और अब लास्ट में 1 शब्द बचा तो क्या कहलाया? शब्द। अगर मैं यहां से केस भी हटा दिया, अब क्या बचा? मुंह। बताइए मुंह एक क्या है? वर्ण है। क्या है? मुंह एक वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब देखिए पूरा वाक्य एक भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा था, हिंदी को, कि मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और आपने सबसे शुरू में पढ़ा था क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है जी? वर्ण। और उसमें भी 2 प्रकार से पढ़ा था कि वो इकाई जो लिखित रूप से लिखी गई है वो आपकी कहलाती है वो वर्ण, और जो इकाई मौखिक रूप होती है वो कहलाती है ध्वनि। अब ये क्या है? वर्ण। अगर मैं यहां से मुंह भी हटा देता हूं और अब केवल मुख से उच्चारण करता हूं मुंह, तो क्या कहलाएगी? ध्वनि। तो मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? आज आपने क्या क्या सीखा? वर्ण क्या होते हैं वो सीखा,
मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है वो सीखा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आज आपने जो सीखा उसमें से अगर आप बात करें कि व्यापम की अगर बात करें कि कौन कौन से एग्जाम में वो कैसे कवर किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये नोट पकड़ के लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पहले भी लिखी है, अभी यहां पर वापस से लिख रहा हूं, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी। अगर हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट में, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी। अगला, भाषा की सबसे छोटी, कुछ अलग लिख रहा हूं आपके सामने, सार्थक इकाई क्या होगी। भाव, विचार, या इसे कहा जा सकता है भावार्थ के आधार पर। किसके आधार पर जी? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अभी आपने कुछ देर पहले सीखा था, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन और आपसे किया जा सकता है कि भाषा का, अब बता दीजिए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या हो सकता है। समझते दोस्तों, देखिए सबसे पहले कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या था दोस्तों? वर्ण। क्या ध्वनि हो सकता है? जी हाँ, ध्वनि भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पर वर्ण का क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन में वर्ण अवेलेबल ना हो, तब क्या लगाना है? ध्वनि लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों साथ में आ जाए और आपसे केवल इतना क्वेश्चन किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आंसर सदैव क्या होगा? वर्ण। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो उसमें ऑप्शन में चाहे तो वर्ण भी आए चाहे ध्वनि भी हो, लेकिन हमेशा और सदैव आंसर आपका क्या होगा? मौखिक इकाई का आंसर ध्वनि होगा। क्या होगा दोस्तों? ध्वनि होगा। वही अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, क्या बोला? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, तो अब यहां पर चाहे वर्ण या ध्वनि दोनों ही ऑप्शन में क्यों ना हो, सदैव आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो बताइए, क्या मैं मुंह से क बोल रहा हूं, उसका कोई अर्थ निकल रहा है? क नहीं निकल रहा है। मैंने लिख दिया का, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। लेकिन मैंने बोल दिया काम। आप समझ रहे हो कि कोई ना कोई कार्य दिया जा रहा है, वो काम करने की बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई कार्य आपको करना है, इसका मतलब ये, और काम है क्या? एक शब्द है। इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी और कौन सी इकाई जी? सार्थक इकाई, और उसका आंसर क्या होगा? सदैव शब्द होगा। क्या होगा जी? शब्द होगा। भाव, विचार, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अभी आपने पूरे भाषा के अंग देखे हैं, वर्ण देखा है, ध्वनि देखा है, पद देखा है, पदबंध देखा और उपवाक्य, वाक्य देखा है। तो वो कौन था जो संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है विचार या भाव के? तो वो क्या कहलाता है जी? वाक्य। क्योंकि यही एक ऐसा व्यू है जिससे आप पता कर सकते हो कि इसमें विचार क्या बोला जा रहा है। मैंने कहा मुकेश भाई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वो पूरा भाव बता रहा था कि कोई मुकेश भाई है जो क्रिकेट खेलते हैं और कैसा खेलते हैं? अच्छा खेलते हैं। इसी के आधार बोल सकते कि उसमें विचार ये थे, भाव ये थे। भावार्थ मतलब भाव का क्या बता रहा है? संपूर्ण अर्थ बता रहा है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी भावार्थ हो, विचार हो, भाव के आधार पर इकाई क्या होगी? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा, आपने देखा था ध्वनि वर्ण से चालू होकर ये कहां तक गया था? वाक्य तक। और इसी से स्पष्ट भी होता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य होगा। क्या बात समझ में आई दोस्तों? ये कुछ
प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और ये सब वही जवाब दे पाएगा जो वर्णमाला को आधार को बड़े भली भांति से उसको आता हो। तो ध्यान रखें, अगली जो कक्षा होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला में जो वर्ण है, ध्यान दीजिए, वर्णमाला में जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं, एक तो स्वर पर और दूसरा व्यंजन पर। मतलब देखिए, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में आपने जो अभी मैंने आपको सिखाया आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को बार बार आपको अगर देखना, बार बार भी देखिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे जरूरी है। पूरी व्याकरण खंड अगर हम कवर करने भी जाएंगे तो ध्यान रखिए आपको तब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं शब्द विचार की बात करूंगा तब शब्द इसलिए समझ में आएगा क्योंकि शब्द का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब हम वाक्य पढ़ रहे होंगे तब वाक्य का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आया? आज जो हमने सीखा उसको देखे, समझे। अगली क्लास हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास करेंगे कहाँ से, वर्ण के प्रकार से, कि वर्ण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।